नमस्कार। बिहार की राजनीति से एक बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि लालू प्रसाद यादव ने जब से अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया है पार्टी से भी और परिवार से, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग किस्म की खलबली मची है और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय इस गर्म हुए लोहे पर वार करके अपना अपना मतलब साधना चाहते हैं, या कह लें कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। उनको एक ऐसा मौका हाथ लग गया है जिसमें उनको ये लगता है कि वो लालू प्रसाद की सारी जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको इस समय कमजोर कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जिस समय पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि किसी तरह सीएम वो बन जाएं और महागठबंधन को जीत मिले, और एक तरह से ये माना भी जा रहा है कि इस बार बाजी तेजस्वी यादव के हाथ लग सकती है। उस समय तेज प्रताप यादव का ये जो स्कैंडल खड़ा हुआ है, इसने न केवल लालू प्रसाद परिवार को मुश्किल में तो डाला ही है, लेकिन इस समय बिहार की पूरी सियासत जो है वो एक अजीब उथल पुथल से गुजर रही है और इसमें सबके अपने अपने स्वार्थ नजर आ रहे हैं। जिनके बयान आप सुने तो ऐसा लगेगा कि अभी तक जिन लोगों को नैतिकता या मर्यादा इन सबसे कोई मतलब नहीं था, वो सारे के सारे लोग आगे बढ़कर तमाम एक दूसरों को पाठ सिखाने में लग गए हैं। तो बिहार की राजनीति में ये जो उथल पुथल चल रही है, इसी का लेकर एक अपडेट हम अभी आए हैं और खरी खरी कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ मैं सर्वमित्रा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल से जब ये लालू जी की पोस्ट आई और ये पता चला कि तेज प्रताप यादव को उन्होंने परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए बेदखल किया है। परिवार से कितने वक्त के लिए बेदखल रहेंगे तेज प्रताप यादव ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी से वो 6 साल के लिए बेदखल हो गए हैं और इस समय वो हसनपुर से विधायक भी हैं। और जो उनका इतिहास बताता है कि वो बगावत पहले भी कर चुके हैं पार्टी के भीतर रहकर भी, और उन्होंने अपने स्वतंत्र प्रत्याशी तक को लोकसभा चुनाव में खड़ा करके और उसको जितवा कर अपनी राजनीतिक काबिलियत साबित कर दी थी। लेकिन इस समय ये जो मामला खड़ा हुआ है ये उनके निजी जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इसको लेकर राजनीति जिस तरह से गर्म है, उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद परिवार को कमजोर करने की जितनी कोशिशें अब तक तमाम उनके विरोधियों ने की थी, उसके बाद उनको एक ये बड़ा मौका उनके हाथ लगा है कि वो लालू प्रसाद की इस राजनीति की जो सामाजिक न्याय की उनकी जो राजनीति है उसको वो यहाँ पर खत्म करने का उनको एक बड़ा मौका लगा है। क्या आपको ऐसा लगता है? आपका जवाब चाहूंगी अमलेंदु जी, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कल एक जो ट्वीट किया था और जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी, जिसके बाद पूरा भूचाल आ गया बिहार की राजनीति में। क्या है वो ट्वीट? एक बार उस ट्वीट को देख लेते हैं। लालू जी लिखते हैं, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। ये पूरा लालू जी का ट्वीट है। उम्मीद नहीं थी, मतलब ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है किसी पिता के लिए इस तरह अपनी संतान के खिलाफ जाकर बड़ा कदम उठाना, लेकिन लालू जी ने ये जो कदम उठाया और इसका जिक्र उन्होंने क्यों उठाया, इसका जिक्र उनके जो इस ट्वीट की शुरुआती लाइनों में देखकर समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष, यानी अभी तक हम सब मिलकर जो ये काम कर रहे थे, ऐसे में एक गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है वो हमारे पूरे संघर्ष को खत्म कर सकती है। ये संकेत लालू जी ने दिया था। और इस समय बिहार की राजनीति में जो भूचाल, यानी जिसको हम ये कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जो बयान आ रहे हैं खासतौर पे बीजेपी और जेडीयू नेताओं के, वो उनसे समझा जा सकता है कि कैसे ये सारे लोग इस समय लालू प्रसाद को घेरने में लगे हैं। तो क्या लगता है अमलेंदु जी आपको कि क्या ये मामला जो है, क्योंकि तेज प्रताप का मामला अपने दर्शकों को 2 मिनट में हम बता दें कि उनका एक प्रेम संबंध जिसकी जानकारी उन्होंने फेसबुक पर दी, फिर उसको हटाया, फिर दी, फिर हटाया, और उसके बाद ये बताया कि उनका फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया है, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव की अनुष्का यादव नाम की जो लड़की, उसके साथ और तस्वीरें आ गई, लोग सवाल उठाने लगे। और इससे पहले
कि मामला और गंभीर होता, लालू जी ने ये एक बड़ा कदम उठा लिया। तो ये पूरा इस मामले की पृष्ठभूमि है। अब अमलेंदु जी, क्या ये जो एक निजी जीवन का मामला, एक नेता के अपने निजी जीवन में उसका जो भी कुछ होता रहता है, क्या ये सारी चीजें सामाजिक न्याय की एक जो मुहिम है इसको खत्म करने के लिए ये विरोधियों के हाथों में एक बड़ा मौका लगा है? देखिए समिता जी, ये विरोधियों के हाथ में मौका लग सकता था अगर लालू प्रसाद यादव ये कदम ना उठाते तेज प्रताप को पार्टी से निकालने का और परिवार से भी बेदखल करने का। तब समिता जी ये निश्चित तौर पे हथियार बीजेपी के हाथ में और पूरे एनडीए के हाथ में होता। लेकिन अब एक तरह से कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के और एनडीए के हाथ से हथियार ही छीन लिए। जो हथियार उनके हाथ में होता वो एकदम छीन लिया है। आप देखिए समिता जी, बीजेपी और दूसरे लोग तो जो है वो तो कोई किसी धाकड़ को बचा रहा है, कोई किसी शरण सिंह को बचा रहा है, कोई किसी जो है बलात्कारी को बचा रहा है, सब हो रहा है और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। कुलदीप सेंगर से लेकर और जो है वो चिन्मयानंद तक और धाकड़ तक सबके साथ बीजेपी खुलकर खड़ी हुई है, मजबूती के साथ खड़ी हुई है, किसी को एक को नहीं हटाया गया। यानी कि एक महीने से ज़्यादा हमारी पहलवान बेटियां जो है शर्मिष्ठा जी वो सड़कों पर पड़ी रहीं और उनको किस तरीके से बेइज्जत करके पीट पीट के जो है वहाँ से निकाला गया, ये सब ने देखा किस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और आज तक बीजेपी ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी हुई है, आज तक ब्रजभूषण सिंह से नहीं निकाले गए। और ये बहुत दिल पे पत्थर रख के लेने वाला फैसला समिता जी, ये पार्टी से निकालना, पार्टी से आप किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी फैसला लेना कि आपने हमारे परिवार के भी जो रीति नीति है आपने उसको भी छलनी किया है, इसलिए आप परिवार के भी नहीं होंगे। और आप समझ लीजिए समिता जी कि पिता के लिए तो चलिए थोड़ा कठोर फैसला हो सकता है वो ले ले, लेकिन एक माँ जो है वो इतने कठोर फैसले नहीं ले पाती है, भले ही पुत्र कितना भी नाकारा हो। लेकिन यहाँ राबड़ी देवी जी भी जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूती से खड़ी हुई दिखाई देती हैं कि हाँ, जो भी परिस्थितियां नहीं हो, अगर बेटा इस तरीके से कर रहा है और परिवार की प्रतिष्ठा अगर आंच पे आ रही है तो फिर बेटा फिर परिवार से अलग है, चूंकि हमारे परिवार के ये संस्कार नहीं है। और यहाँ संस्कारों की बात कही है शर्मिष्ठा जी, और बिहार की राजनीति में तमाम राजनेता हुए हैं, तमामों के ऊपर तमाम स्कैंडल्स, बिहार से बहुत स्कैंडल्स शर्मिष्ठा जी आए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जीवन में और उनके बच्चों के ऊपर भी तेज प्रताप को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई आज तक कोई इस तरीके का स्कैंडल का कभी कोई आरोप लगा नहीं सकता, विरोधी भी नहीं लगा सकता। तो तेज प्रताप यादव के जो कारनामे थे ये एक तरीके से हथियार बनने वाले थे विपक्षी दलों के, मतलब एनडीए और बीजेपी के हाथ के खास तौर से, और वो लालू प्रसाद यादव ने इसको उनके हाथ से छीन लिया। तो अब विपक्ष के पास, मतलब जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके पास अब ये हथियार जो है वो लालू प्रसाद यादव पर हमला करने के लिए किसी भी हाल में नहीं रह पाएगा। और अगर कोई हमला करेगा तो फिर सवाल पूछे जाएंगे, पासवान, रामविलास पासवान को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, नीतीश कुमार को भी लेकर सवाल पूछे जाएंगे, तमाम नेताओं को लेकर फिर सवाल बहुत सारे उठने लग जाएंगे। तो ये उनके लिए ही फिर अच्छा नहीं होगा। हालांकि बीजेपी जो है इन सारे सवालों को जो है वो बिलो द बेल्ट वार करती रहती है, बीजेपी करेगी, लेकिन बीजेपी जब करेगी तो फिर और सवाल उठेंगे तो बीजेपी ही उसमें घिरती हुई नजर आएगी समिता जी। जी बिल्कुल। और इस समय बीजेपी उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, बीजेपी की भी और जेडीयू की भी, कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब अब लालू जी ने तो एक बड़ा फैसला ले लिया और उन्होंने जो परिवार से बाहर करके ये बता दिया कि उनके लिए नैतिकता और परंपराओं का क्या मूल्य है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव की जो पहली शादी जो ऐश्वर्या के साथ जिन हुई थी उसको लेकर अब मुद्दा बनाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट लिखी है जिसमें जीतन राम मांझी लिखते हैं कि दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेगी। अब अमलेंदु जी, इस लाइन का हम क्या मतलब निकालें? और जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, उनका भी एक बयान है, एक बार उस बयान को सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब चाहूंगी कि कैसे इस समय ये लोग इन मौके की जैसे तलाश में थे कि हमको लालू जी पर कोई वार करना है और तेज प्रताप के रूप में उनको ये मौका मिल गया है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, इसको सुन लेते हैं। तेज प्रताप यादव माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं किया, लेकिन ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दरोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरांडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव
विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि ना हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं ठीक भी नहीं। माननीय लालू प्रसाद जी ने यह कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किया है वो परिवार की परंपरा के विपरीत किया है और इसलिए इनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है और परिवार से अलग किया जाता है। उसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आवेदन नहीं दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि केवल आईवास है। अमलेंदु जी, यहाँ पर नीरज कुमार जो बात कह रहे हैं और तेजस्वी यादव के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो बयान भी हमारे पास है, एक बार सुन लेते हैं। और सवाल ये है कि आखिर वो लालू जी अपने परिवार के साथ, अपनी पार्टी के साथ क्या करते हैं, किस तरह के फैसले लेते हैं, इसमें बाहरी लोगों को इतनी इस तरह की मांग करने की क्या जरूरत है। मानो अगर तेज प्रताप को नहीं निकाला गया तो आज बिहार में कानून व्यवस्था तो ठीक, लेकिन संस्कृति और परंपराएं जो है वो इसी मसले पर ध्वस्त हो जाएंगी, ऐसा खतरा जिस तरह से बताया जा रहा है। पहले सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। अमलेंदु जी, आपने दोनों की बातें सुनी। नीरज कुमार जिस तरह से बिल्कुल आंखें बड़ी कर करके और ये कि दांत बीच बीच के जो बोल रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और ये चूहे बिल्ली का खेल है। तेजस्वी यादव का बयान भी आपने सुना और जाहिर सी बात है, संविधान इजाजत देता है कि जो बालिग व्यक्ति है वो अपनी पसंद से जीवन साथी चुन सकता है, काम कर सकता है, फैसले ले सकता है। और यहाँ हमारा जो भारतीय समाज है उसमें यही होता है, हद से हद की परिवार को वो चीज पसंद नहीं आई तो परिवार से बेदखल कर दिया। लालू जी ने यही किया है, परिवार से बेदखल करके और पार्टी से बेदखल इसलिए किया क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से हमारी मुहिम में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये जो उन्होंने मैसेज दिया, क्या कहेंगे ये जो पूरा विपक्ष इस मामले को, यानी विरोधी दल जो इस मामले को लेकर जैसे भुनाने की कोशिश में लगे हैं, क्या कहेंगे? एक तो सर मित्रा जी, नीरज कुमार एमएलसी भी हैं और जब एमएलसी हैं तो उनको ये भी पता होगा कि पार्टी अगर किसी व्यक्ति को निकाल देती है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती है। वो जब तक खुद नहीं छोड़े, अगर वो तेज प्रताप खुद छोड़ते आरजेडी को तब उनकी समाप्त होती है और आरजेडी तब जाती कि भाई इन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो अब ये पार्टी के सदस्य नहीं है तो इनको किया जाए। अब तेज प्रताप को जब निकाल दिया गया पार्टी से तो तेज प्रताप निर्दलीय के तौर पर वहाँ बैठेंगे। अब तेज प्रताप इधर भी बैठ सकते हैं और हो सकता है नीतीश जी के साथ भी बैठ जाएं, बीजेपी के साथ भी बैठ जाएं अगर निर्दलीय की हैसियत में आ गए। तो पहले नीरज कुमार को कम से कम कोई बात रखने से पहले अपने अज्ञान का प्रदर्शन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी अज्ञानता इससे साबित होती है कि आप ये नहीं जानते हैं कि संसदीय नियम और परंपराएं क्या हैं।
तो ये उनको नहीं मालूम है। दूसरा, आपकी मांग जो, भाई आप दूसरे की पार्टी में कौन होते हैं कुछ कहने वाले कि इसको निकाल दीजिए और किसको नहीं निकाल दीजिए? भाई आप अपनी पार्टी से निकाल दीजिए लोगों को जिनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं। भाई एक वहाँ के बहुत बाहुबली समझे जाते हैं और दिन में गोलियां चला रहे थे, वो आपकी पार्टी में बने हुए हैं अभी तक, निकाल दीजिए आप उनको। बीजेपी के कई नेताओं की इस तरह की किससे आएगी साहब, सरेआम जो है क्या वहाँ गुंडाई कर रहे हैं, उनको निकाल दीजिए, बीजेपी निकाल दे अपनी पार्टी से। नहीं निकाल रही है। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने आज तक पार्टी से नहीं निकाला। आपने उस जगदीश देवड़ा को, जो आपका मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, आपने उसको नहीं निकाला। आपने विजय शाह को नहीं निकाला, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणी कर रहा था। तो आप कुलदीप सेंगर के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, जब तक कि सजा नहीं होगी तब तक, फिर मजबूरी में आपको निकालना पड़ा। चिन्मयानंद के साथ आप अभी तक खड़े हुए हैं मजबूती के साथ। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए नीरज कुमार जी को कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि नियम कायदे कानून क्या है, और क्या ये हिम्मत इस तरीके की नीतीश कुमार दिखा सकते हैं जैसी लालू प्रसाद यादव ने दिखाई? क्या नीतीश कुमार, अगर मान लीजिए कल को निशांत कुमार का कुछ इस तरह का मामला आ जाए, तो क्या नीतीश कुमार उन्हें कर देंगे अपने से अलग? तो बहुत सारे सवाल हैं तो जो उठेंगे। मैं फिर कहूँगा कि ये देखिए, पार्टी से निकालना तो बड़ा आसान होता है कि निकाल के बाहर कर दिया हमने, ठीक है जाओ जहाँ जाना वहाँ जाओ। तमाम दलों में ऐसा होता रहा है कि 4 भाई किसी में, 1 भाई किसी पार्टी में पहुँच गया, होता रहता है। पिता पुत्र एक दूसरी पार्टियों में होते हैं, आप आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, बहुत कुछ हुआ है। चाचा भतीजे लड़ते हैं, बाप बेटी लड़ते हैं, तमाम जगहों पर इस तरीके से हुआ है कि परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ राजनीति में लड़ते रहते हैं। लेकिन जहाँ परिवार की बात होती है वहाँ ही होती है। हम देख रहे हैं सर मित्रा जी कि महाराष्ट्र में एनसीपी टूटी और चाचा भतीजे अलग हुए, लेकिन परिवार के कार्यक्रम होते हैं तो परिवार एकजुट होता है, चाचा भतीजे एक साथ होते हैं, भाई बहन एक साथ होते हैं, सब एक साथ मिलकर के उस जो निजी कार्यक्रम होते हैं उनके परिवार के, वो सब एक साथ करते हैं, परिवार एकजुट बना रहता है। तो राजनीति अलग चलती रहती है, परिवार जो है वो अलग रहता है। लेकिन यहाँ लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ पार्टी से अलग नहीं किया है, बल्कि परिवार से भी अलग किया है। और परिवार से अलग करने का मतलब है सर मित्रा जी कि यानी अपनी संपत्ति, तमाम नाते रिश्ते सबसे अलग कर दिया है तेज प्रताप यादव को। ये बहुत बड़ा फैसला है तेज प्रताप यादव के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन में। अब उनको किसी से कुछ करना, आप जो साहब पूछे, जीतन राम मांझी उसमें बीच में बोल पड़े कि साहब वो जब हो रहा था उसका, तो जीतन राम मांझी को मालूम है कि लालू प्रसाद यादव ने जो है ऐश्वर्या का साथ दिया था कि नहीं दिया था? और अगर नहीं होता सर मित्रा जी, तो तेज प्रताप यादव तो यानी क्या क्या करते फिर उनके मन में जो कुछ आता। क्या ऐश्वर्या के परिवार ने कभी आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो थे वो उसमें शामिल थे? मेरी जानकारी में तो अब तक आरोप नहीं लगाया है। तो जीतन राम मांझी पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? या नीरज कुमार पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? भाई आप तेज प्रताप की सदस्यता को लेकर आप कुछ भी आप सवाल उठाते रहिए, वो आपकी अज्ञानता प्रदर्शित होती है, लेकिन वो उनकी तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, और उन्होंने तेज प्रताप के साथ क्या किया या ऐश्वर्या के साथ क्या किया, इस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं है। भाई ये अधिकार तो ऐश्वर्या जो है उनके पिता को, ऐश्वर्या को खुद को है, या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार को है। तो ये एक बड़ा कदम लालू प्रसाद यादव ने उठाया है, और इसकी बराबरी पूरा एनडीए मिलकर जिंदगी भर नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा कदम लालू प्रसाद यादव ने उठाया सर मित्रा जी। बेटा लाख नालायक हो सर मित्रा जी, उसके बाद भी बाप और माँ का दिल जो है वो बेटे के साथ जुड़ा रहता है। मुसीबत कोई होती है तो उसके साथ जुड़ा रहता है। हमने तमाम सर मित्रा जी, हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, खबरों में तमाम आता है कि साहब बूढ़े माँ बाप हैं, घर से निकाल दिया, ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, सड़क पर छोड़कर गायब हो गए, इस तरह के तमाम आते हैं। पिता पहुंचते हैं अदालतों में कि साहब मेरा बेटा मुझको छोड़ के चला गया, संपत्ति मेरी, इस तरह के तमाम आते हैं। तो ये बहुत कठिन फैसला होता है जो लालू प्रसाद यादव ने लिया है, और ये बहुत बड़ा दिल जो लालू प्रसाद यादव ने दिखाया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी एनडीए मिलकर भी लालू प्रसाद यादव के इस एक फैसले का मुकाबला नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और ये खास देखने वाली बात ये है कि लालू जी ने उम्र के एक जो चौथा पड़ाव है, जिसमें उनकी अपनी तबीयत को लेकर बहुत सारी चिंताएं बनी रहती हैं, उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहता है, राबड़ी देवी भी कोई, तो ये जो इस वक्त में ये जो लिया हुआ फैसला है, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी और कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पर लालू जी ने एक नए किस्म की एक ताकत यहाँ पर जो दिखाई है। तो अमलेंदु जी, जैसे हम देख रहे हैं कि शुरू से लालू जी जब भी वो राजनीति उनके शुरुआती उसको याद करिए तो उनके बोलने के ढंग को लेकर मजाक उड़ाया जाता था। फिर कभी उनके ये कि उन्होंने जिस तरीके से सवर्ण जातियों को किनारे करके एक निचले तबकों में एक अलग आत्मविश्वास और आत्मगौरव भरा,
उसको लेकर लोगों को उनसे तकलीफ होती थी। उनके पढ़े लिखे होने ना होने पर भी सवाल उठता था, हालांकि लोगों को पता नहीं कि वो कितने शिक्षित हैं, फिर भी सवाल। जब राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो उस पर भी बहुत ज्यादा सवाल हुए। और अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा है नीतीश कुमार ने कैसे विधानसभा में राबड़ी जी का अपमान किया कि आप कुछ थी क्या और आपको अपने पति के कारण ये सब मिला। यानी वो अभी भी उसी मानसिकता से चल रहे हैं कि एक कम पढ़ी लिखी या अशिक्षित महिला जो है या घरेलू महिला वो राज्य की सत्ता पर कैसे आ गई, ये बात जो है लोगों को आज तक हजम नहीं हो रही। और इसके बाद लालू जी पर जो चाहे चारा घोटाले को लेकर, चाहे जमीन के बदले नौकरी, ये सब तमाम मामले जो चल रहे हैं, ईडी सीबीआई, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसमें कहीं भी लालू जी टूटे नहीं, झुके नहीं। और जैसा एक हम उदाहरण देखते हैं कि गांधी परिवार जैसा है, वैसा ही परिवार हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, जो बीजेपी की किसी भी ताकत के आगे वो झुकना या उसकी गलत बात के आगे झुकना उसको मंजूर नहीं है। यही लालू जी थे जिन्होंने रथ यात्रा को जो रोका भी था बिहार में। तो ये सारी चीजें जो हैं, और ऐसे में क्या विरोधियों को ये लग रहा था कि अब ये एक ऐसा मौका लगा है कि इस मौके पर तो हम लालू जी को झुका देंगे, लेकिन यहाँ भी क्या लालू जी ने विरोधियों को गलत साबित किया है। और ये क्या एक नई मिसाल बन गई है या एक नया पैमाना बना दिया है लालू जी ने कि अब जो बाकी इस तरह के जो बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जिनके बच्चों को लेकर तमाम गलत बातें भी आती हैं सामने, और लेकिन हम ये देखते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों का बचाव करते हैं। और मध्य प्रदेश में जैसे मुझे फिलहाल याद आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय की, कैसे वो बैट से मारने वाला एक किस्सा था लेकिन वो खत्म हो गया। तो ये जो सारी चीजें बन रही हैं, यहाँ पर क्या लालू जी ने एक ऐसा पैमाना खड़ा कर दिया जिसका मुकाबला अब नहीं कर पाएंगे ये जो बीजेपी के नेता हैं या एनडीए के नेता। बिल्कुल समझता जी, इस फैसले का मुकाबला बीजेपी किसी हाल में नहीं कर सकती। और जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी तो वही अपने तमाम जिन लोगों पर आरोप लगते रहते हैं और हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। और इतना ही नहीं समझता जी, जो हाथरस का मसला था, वो जो दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उन अत्याचारियों के साथ भी बीजेपी मिलकर खड़ी रही। अब भले अदालत से वो लोग छूट गए या कुछ हुआ हो, लेकिन जब तक वो मामला था तब तक बीजेपी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। तो बीजेपी तो ऐसे लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहती है, लेकिन तेजप्रताप यादव के ऊपर समिता जी कोई दुराचार करने का मामला नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। उनका अपना निजी जीवन का एक फैसला है कि भाई वो किसके साथ प्रेम करते हैं, प्रेम किसी को किसी से भी हो सकता है, तो वो उनका एक निजी मामला है। और वही तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई ठीक है, भले ही उनको अलग कर दिया अपनी संपत्ति से, बेदखल कर दिया अपने परिवार से, लेकिन खून के रिश्ते तो रिश्ते रहेंगे ना। लेकिन उस खून के रिश्ते की अगर उनका कोई व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारी है तेजप्रताप की, तो वो लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लिया है, इस बड़े फैसले की भारतीय जनता पार्टी या पूरा एनडीए मिलकर भी किसी तरीके से कोई काट नहीं कर सकता, और इसको किसी तरीके से उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अब बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लालू प्रसाद यादव अगर ये कदम नहीं उठाते तब तो सवाल निश्चित तौर पर उठते शर्मिष्ठा जी। और लालू प्रसाद यादव ने देखिए कितने मजबूती के साथ, मतलब परसों ये सारी घटना हुई और कल ही उनका जो था वो फैसला आ गया कि भाई नहीं, अब पानी सिर के ऊपर है और आपके जो आचार विचार है वो हमारे परिवार से मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है, और ये परिवार की बदनामी हो रही तो हम आपको परिवार से भी अलग करते हैं। राजनीतिक बयानबाजी होती, राजनीतिक होता तो कहीं भी उनको अलग किया जा सकता था, मोदी जी भी उन तेजप्रताप का इस्तेमाल कर सकते थे। अब सवाल शर्मिष्ठा जी ये कि अभी तक जो चर्चाएं चलती थी जो सोशल मीडिया पर और जो सत्ता के गलियारों में, कहा यह जा रहा था कि साहब तेजप्रताप यादव का इस्तेमाल मोदी जी करना चाहते थे यानी बीजेपी करना चाहती थी। तो भाई अगर करना चाहते तो अब कर लो तेजप्रताप का इस्तेमाल। अगर आप तब करना चाहते थे, या जो लोग ये खबरें चलाते थे वो अब कहें मोदी जी से, कहें बीजेपी से भी, भाई तेजप्रताप आप खुले हो गए, आप अब बीजेपी जो है वो इस्तेमाल करे तेजप्रताप का लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। हिम्मत है तो बीजेपी करके दिखाए, तेजप्रताप को बीजेपी में शामिल कर लें, इंडिपेंडेंटली शामिल कर लें। चलिए तेजप्रताप को समर्थन देगी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार समर्थन देंगे, कर लें। लालू जी को चोट पहुँचाएँ, परिवार में विभाजन हो गया है तो लालू जी को चोट पहुंचाएं तेजप्रताप को साथ में लेकर। हिम्मत है तो नीतीश कुमार करके दिखाएं, हिम्मत है तो चिराग पासवान ये करके दिखाएं, हिम्मत है तो बीजेपी ये करके दिखाए कि हम तेजप्रताप को साथ ले रहे हैं और तेजप्रताप के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, चूंकि अब तेजप्रताप आरजेडी से भी बाहर हो गए और परिवार से भी अलग हो गए। तो अगर ये हिम्मत आप नहीं दिखा सकते हैं तो फिर लालू प्रसाद यादव पर उंगली उठाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो किया वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भी किया, और राजनीतिक फैसला जो लिया उसमें साफ तौर पर कहा कि हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें आपके आचार विचार जो रोड़ा बनते हैं, उसमें हमारे जो लक्ष्य है उससे हमको भटकाते हैं। तो यानी सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद यादव के लिए पहले स्थान पर है। नीतीश कुमार जो है शर्मिष्ठा जी, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़कर बीजेपी के बार मतलब दरवाजे पर जा रहे हैं कि भैया हमको 100 सीट लड़ने को दे दो कि 120 सीट लड़ने को दे दो। यानी आपका लक्ष्य जो है वो 120 सीटें या 100 सीटें लेना है, आपका लक्ष्य सामाजिक न्याय नहीं है। और किस तरीके से आपने वक्फ के मसले पर विश्वासघात अपने मतदाता के साथ किया वो वहाँ का मतदाता जान रहा है। तो आप जो काम नहीं कर सकते सैद्धांतिक तौर पे लालू प्रसाद यादव ने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया है, और लालू प्रसाद यादव के घुटनों तक भी पहुंचने की क्षमता जो है वो पूरे एनडीए की मिलाकर इस समय नहीं दिखाई पड़ रही समिता जी। जी बिल्कुल। और गौर कीजिए तो अमलेंदु जी, ये सारा अपडेट जो है वो उस समय हुआ जबकि मोदी जो हैं वो आने वाले हैं अभी बिहार, और अब देखना होगा कि जो पटना में या जो रोहतास में विक्रमगंज में जब उनकी रैली होगी तो वो ऑपरेशन सिंदूर के अलावा क्या ये तेज प्रताप स्कैंडल को भी वो अपने भाषण का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि वो कब क्या बोल जाए मंच से और कितना नीचे गिर के बोले इसका तो कोई अब मिसाल दी ही नहीं जा सकती, ना इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जहां तक हम सोचते हैं उससे ज्यादा नीचे गिरकर मोदी जो है वो भाषण दे देते हैं। बहरहाल इधर ये जो हम देख रहे हैं अमलेंदु जी की नीतीश कुमार भी इस समय वो अभी 2 दिन दिल्ली में थे, कल लौट आए, शनिवार रविवार 2 दिन वो दिल्ली में थे, लेकिन उन्होंने पहले तो वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि वो आ चुके थे दिल्ली, फिर भी नहीं शामिल हुए। और क्यों नहीं शामिल हुए इसका वो कोई कारण भी अभी तक स्पष्ट कारण नहीं है। कल जो वो एनडीए के नेताओं जो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक थी, मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और नीतीश कुमार उसमें बीच में उठकर चले गए, जबकि उनके दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पर थे। और वहां पर हमने देखा कि कैसे जाति जनगणना को लेकर मोदी ने पूरा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की कि मैं ये करवा रहा हूं, और जेपी नड्डा का बयान भी आया कि हम इसमें यकीन नहीं रखते, लेकिन वो चुनाव मतलब ये जरूरी है, ये इस तरह की बातें जेपी नड्डा की आई। और तीसरी बात, आज नीतीश कुमार सुबह सुबह पहुंच गए जेडीयू दफ्तर, और अचानक ही पहुंचे, कोई कार्यक्रम नहीं था लेकिन फिर भी वो पहुंच गए और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो ये जो चुनाव के पहले ये सब चल रहा है, और ये जो स्क्रीन पर हम ये देख रहे हैं, ये एक वीडियो देखिए, इसमें ये कैसे वो एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में वो कार्यक्रम में गए थे और वहां पर आईएएस अधिकारी ने उनका वो जो दिया उनको पुष्पगुच्छ या वो गमला जैसा कुछ है छोटा सा, तो वो उसके सिर पर रख रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी ने एक ट्वीट भी किया है इस वीडियो के साथ। क्या लिखती है आरजेडी, एक बार इसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है ट्वीट आने में वक्त है, लेकिन अमलेंदु जी ये जो चीज बता रही है, हंसी मजाक अपनी जगह है, खिलवाड़ अपनी जगह है, ये सार्वजनिक जीवन में है और आप मुख्यमंत्री हैं वहां। ये देखिए, ये आरजेडी का ट्वीट है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति, सरकारी कार्यक्रम में एक आईएएस अधिकारी सीएम का स्वागत कर रहे हैं तो सीएम सभी प्रोटोकॉल और मान मर्यादा को ताक पर रखकर अधिकारी के सिर पर ही गमला रख दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह दयनीय स्थिति प्रदेश को रसातल में लेकर जा रही है, ये बताया है। और मानसिक स्थिति पर पहली बार सवाल नहीं उठे। याद कीजिए अमलेंदु जी, जब एक और कार्यक्रम में इसी तरह से जो सेपक तकरो का वो राष्ट्रीय आयोजन था उस प्रतियोगिता का, और उसमें राष्ट्रगान बज रहा था और वो अपने मुख्य सचिव को हाथ पकड़ के कुछ बोल रहे थे और वो उनको झटक के कि आप अभी हिलिए मत, कुछ बात मत करिए, फिर भी वो जनता से मतलब उस समय नीचे खड़े लोगों से कुछ कुछ बोल रहे थे। ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये नीतीश कुमार क्या मान चुके हैं कि अब मुझे सत्ता नहीं मिलने वाली, जितना मन का जो मन का करना है सब अभी कर लूं मैं? नहीं समिता जी, नीतीश कुमार ये तो नहीं मान चुके कि सत्ता उन्हें नहीं मिलने वाली। अगर ऐसा होता तो फिर बीजेपी को मतलब बार बार जो है वो इस मोड़ पर लेकर नहीं आते कि बीजेपी अभी ये घोषणा ही नहीं कर पा रही है कि उसे अकेले लड़ना है या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। तो एक तो कामयाबी नीतीश कुमार की है कि बीजेपी को उन्होंने इस दबाव में लिया हुआ है कि मुझको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो वरना किसी को भी नहीं करोगे, इस स्थिति पे तो ले आए हैं। और नीतीश कुमार का ये दबाव बीजेपी पर काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी चाहकर भी अभी ये नहीं कह सकती कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, भले ही चेहरा नहीं बनाए, लेकिन ये कहने की स्थिति में बीजेपी नहीं है कि हम नहीं बनाएंगे, चूंकि जानते हैं कि उसके बाद फिर बीजेपी एकदम सिरे से गायब हो जाएगी। तो नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, दोनों चीज़ें हैं।
बीजेपी नीतीश कुमार की मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का उतना ही इस्तेमाल किया जाए कि जितना बीजेपी को किसी तरीके से पावर में ले आए बीजेपी, और नीतीश कुमार को बाद में पल्ला झाड़ दिया जाए, बाद में उनका एकनाथ शिंदे बना दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बनने को तैयार नहीं है। तो उस जहाँ तक राजनीतिक लक्ष्य और दांवपेच की बात है समिता जी, उसमें नीतीश कुमार कहीं भी कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ते हो। मानसिक स्थिति उनकी जो है उस मामले में एकदम ठीक है, चुस्त दुरुस्त है। अब ये सारे मामले जो आ रहे हैं इसको लेकर तो मानसिक स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से फिसड्डी साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार, उसको लेकर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन जो कहावत है कि साहब वो अर्जुन की जो निगाह थी वो सिर्फ चिड़िया मछली की आंख पर थी, तो नीतीश कुमार की निगाह जो मछली की आंख पर है, बाकी बिहार जलता रहे, बिहार भाड़ में जाए, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की निगाह इस पर है कि 120 सीटें गठबंधन में लड़ने को मिल जाए बीजेपी के साथ, ताकि अगला मुख्यमंत्री बनने की नौबत आए तो वो उनकी दावेदारी पक्की बनी रहे। तो उस मामले में पूरे चुस्त दुरुस्त नीतीश कुमार हैं। लेकिन ये सारे कार्यक्रम जो हैं उनकी मानसिक स्थिति को निश्चित तौर पर दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है। और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार को खुद अपना स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनको इसके स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन ये सवाल तो निश्चित तौर पर खड़े होते समिता जी, जिस तरीके से पिछले दिनों कानून व्यवस्था बिहार की चरमरा गई है बुरी तरीके से, और जो सुशासन बाबू थे वो कुशासन बाबू, दुशासन बाबू पुकारे जाने लगे हैं, तो ये नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मतलब राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भी। और भारतीय जनता पार्टी भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ताकि अगर बारी आए नीतीश कुमार को जज करने की तो ये कहा जा सके कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो इसलिए हमने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में बिल्कुल चौकन्ने हैं कि बीजेपी को कोई ऐसा गेम ना करने दें कि उनके साथ बीजेपी कोई खेल कर पाए। तो अभी तक तो नीतीश कुमार इस मामले, और कल जो नीतीश कुमार ने किया है शर्मित्रा जी, वो एक तरीके से कहा जाए कि एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है कि मीटिंग बीच में छोड़कर चले आए हैं। और ये संकेत ये है कि आप हमको घोषित कीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में, और हम ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सरकार हमारी बनेगी, हम ही चलाएंगे। ये उन्होंने एक साफ संकेत दे दिया है। तो अब देखना ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस अपमान का बदला नीतीश कुमार से किस तरीके से लेते हैं समिता जी। जी बिल्कुल, और उसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा मोदी जी का रुख जानने में, क्योंकि अभी वो आ रहे हैं 3 दिन बाद ही बिहार। और यहाँ पर अमरेंद्र जी खास बात यह है कि वो 29 और 30 तारीख को 2 दिन रहने वाले हैं, और ये बताया जा रहा है कि पटना में रात को वो जो रुकेंगे तो उसमें वो जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ सीट बंटवारे को लेकर वहां कोई चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो जो रोहतास पहुंच रहे हैं, पटना भी और रोहतास भी, और यहीं पर जो है नगर पंचायत के चुनाव भी हैं, और 28 मई से नामांकन भी दाखिल होना है। तो वैसे तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन यहाँ मोदी तो अपना कार्यक्रम कर ही सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं तो उनको कौन रोकेगा। लेकिन यहाँ पर वो वापस माहौल तो यही बनाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का दबदबा बना रहे। इधर नीतीश कुमार जिस तरह से अपना दबदबा बनाने की, ये जो कल का ही जो उदाहरण हमारे सामने है, या नीति आयोग की बैठक में आकर भी शामिल ना होना, और पहली बार नहीं है कि वो दिल्ली आए हैं और वो मिले नहीं है, कई बार वो ऐसा कर चुके हैं, एक बार उन्होंने और कर दिया। इधर जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, वो कई बार बोल चुके हैं कि एनडीए को, मतलब मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री का वो बनाना चाहिए चेहरा, और ये बात वो साफ साफ बोल चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें लग रही हैं, ऐसे में ये जो तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण आया है, और तेजस्वी यादव वो एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। और अभी हम ये देखें तो तेज प्रताप यादव के इस स्कैंडल को बीजेपी और जेडीयू क्या ज्यादा इसलिए खींचना चाह रही है, क्योंकि जैसा राहुल गांधी आए, दरभंगा जो उनकी विजिट थी, पटना जो गए थे, उसके बाद एकदम माहौल बीजेपी के खिलाफ हो गया था कि कैसे आप दलितों से बात करने से रोक सकते हैं। अभी जो उनका संविधान सम्मेलन होने वाला था वो टल गया। उसके बाद ये जो तेजस्वी यादव जिस तरह से, देखिए कल से जब ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन आरजेडी के ट्वीट या तेजस्वी यादव के ट्वीट, एक उन्होंने बयान दे दिया, लेकिन अब उनके जो ट्वीट हैं वो वापस कानून व्यवस्था, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति, यानी वो अपने पथ से भटक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को क्या इस समय दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, एक और तेजस्वी यादव तो कांग्रेस, और दूसरी ओर मोदी, इनको संभालना है, क्योंकि मोदी और नीतीश दोनों का इतिहास ये रहा है कि जो उनके साथ रहा है उसको वो किनारे करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या ये भी दोनों एक दूसरे की इस हकीकत से वाकिफ हैं, और यही खेल वो लोग करेंगे एक दूसरे के साथ, उनको पता है, इसीलिए क्या दोनों इस समय ज्यादा चौकन्ने और ज्यादा सतर्क होकर अपना अपना खेल कर रहे हैं। देखिए समिता जी, एक तो जो चीज़ें चल रही हैं एनडीए में वो अच्छी नहीं है, और एनडीए अभी तक एकजुट दिखाई नहीं पड़ रहा है।
जबकि लाख कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट है और उसके मुद्दे भी तय हैं और ये भी तय है कि चेहरा एक तरीके से कौन होगा। मतलब जब वो बना दी गई एक समन्वय समिति और उसको लीड करेंगे तेजस्वी यादव, तो चेहरा की भी लगभग स्पष्टता है। भले ही उन्होंने घोषित नहीं किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये करते भी नहीं है, इंडिया गठबंधन करता भी नहीं है। झारखंड में भी जबकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब भी मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन होंगे। इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा। नहीं। जेएमएम कहती रही हो, आरजेडी कहती रही कि तेजस्वी यादव होंगे, या वहाँ उद्धव ठाकरे के शिवसेना कहती रही हो उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने गठबंधन के तौर पे ये नहीं कहा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो ये उनकी अपनी एक रणनीति है, लेकिन वो एकजुट बने रहे और एकजुट हैं। तो यहाँ भी एकजुट बने हुए हैं। लेकिन जो ये जो आज चिराग पासवान की पार्टी है LJP-R, इसके नेता हैं अरुण भारती, जो कि बहनोई भी हैं चिराग पासवान के। उन्होंने कल जो एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब चिराग पासवान को जो है बिहार की जनता वो एक लीड रोल में देखना चाहती है बिहार में। अब बिहार में लीड रोल क्या हो सकता है समिता जी? मुख्यमंत्री का चेहरा, यही हो सकता है। तो अगर इसको किया जा रहा है, फिर ये भी कि हम जो एक स्वतंत्र उसके रूप में लड़ने को तैयार हैं, यानी कि हम एनडीए से अलग होकर लड़ने को तैयार हैं। अब अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होने कर लड़ने को तैयार हैं, तो नीतीश कुमार ये भी समझ जाएंगे इसका कि इसके पीछे बीजेपी की ही रणनीति है, जो पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने किया था, चिराग पासवान को अलग सड़वा के। लेकिन अगर नीतीश कुमार की समझ में ये आ गया सर मित्रा जी, और एंड टाइम पर नीतीश कुमार ने भी घोषणा कर दी कि हम भी अलग होकर चुनाव लेंगे, तो बीजेपी का तो बहुत बुरा हाल होगा। भले ही नीतीश और चिराग पासवान बराबर बराबर की सीटें ले आए, कम ज़्यादा ले आए, लेकिन बीजेपी जो है वो चौथे या पाँचवें नंबर की पार्टी बन जाएगी, ये पक्का है। तो नीतीश कुमार बीजेपी को उसके दांव से ही चित्त कर सकते हैं कि अच्छा तुम ये कर रहे हो चिराग पासवान के जरिए खेल, आओ हम तुम्हारे साथ खेल करते हैं। तो नीतीश कुमार लंबी प्लानिंग कर चुके हैं, ऐसा निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी अभी जो है वो सांप और सीढ़ी का खेल जो खेल रही है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ, तो बीजेपी को उल्टा भी पड़ सकता है, ये बीजेपी को समझना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि भाई कल एक घटना हुई, लालू प्रसाद यादव ने फैसला लिया, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि पापा हमारा जो है उनका फैसला सर्वमान्य है परिवार के मामले में भी, और हम सब उनके साथ हैं, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कह दिया बड़े भाई, निश्चित तौर पर बड़े भाई रहेंगे, उनका अपना फैसला है, वो कुछ भी अपने निजी जीवन में फैसला लें। परिवार की जहाँ तक बात है तो परिवार का फैसला अलग है, निश्चित तौर पर बात अलग है। तो ये कह दिया। तो यानी अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव का या आरजेडी का या इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी को और बीजेपी के सहयोगियों को अपने घर संभालने हैं, और समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। अब मोदी जी पहुंचते हैं, तो मोदी जी अगर तेज प्रताप को लेकर कुछ बात कहते हैं तभी सुनना आएगा, क्योंकि मोदी जैसा आपने कहा कि वो कितना नीचे जाके जा सकते हैं। एक तो समिता जी, हर बार मोदी जी जब बोलते हैं तो उनका मुकाबला नीचे जाने में खुद से ही होता है, कि पिछली बार जितना नीचे गए थे अगली बार उससे नीचे जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। उनका मुकाबला किसी दूसरे से होता ही नहीं है, भूतो ना भविष्यति, इतना नीचे कोई पहुंच ही नहीं सकता जितना मोदी जी पहुंच सकते हैं। तो हर बार उनका मुकाबला खुद से ही होता है कि पिछली बार नीचे जितना गए थे उससे और नीचे उनको जाना है। तो वो कितना नीचे जाएंगे ये देखा जाएगा बिहार में, लेकिन वो कितना भी नीचे चले जाएँ समिता जी, और नीचे जाएंगे तो फिर हम मतलब उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम पत्रकार हैं, राजनेता होते तो हम निश्चित तौर पर कर सकते थे। तो बहरहाल मोदी जी का अपना मसला है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बिहार की लड़ाई अब खुली हुई दिखाई पड़ती है। फिलहाल वहाँ एनडीए संकट में दिखाई पड़ता है। लालू प्रसाद यादव ने जो कदम उठाया है, इसने एक तरीके से एनडीए के हाथ के सारे हथियार वो छीन लिए हैं, जो व्यक्तिगत और बिलो द बेल्ट जाकर बीजेपी उनके साथी वार करते, वो अब हथियार उनके हाथ से छिन चुके हैं सर मित्रा जी। जी बिल्कुल। और बीजेपी जिस हथियार के जिस मौके की तलाश में थी, वो उसको बड़ा अब निराशा होगी कि वो मौका भी उसके हाथ से चला गया। हालांकि भुनाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। जैसा जीतन राम मांझी ने बोला कि अब हर महिला जो है वो ऐश्वर्या के न्याय के लिए अब उस वोट देगी, इस तरह की बातें अब होने लगी हैं। तो ये जो दिख रहा है कि निजी जीवन को चुनाव का हिस्सा बनाकर बीजेपी थोड़ा बहुत फायदा लेने की कोशिश अगर करती भी है, तो भी यहाँ उसको नुकसान होगा, क्योंकि लालू जी ने जो एग्जाम्पल, जो मिसाल यहाँ पर कायम कर दी है, उसका मुकाबला अब बीजेपी नहीं कर सकती। और इधर बीजेपी और एनडीए के भीतर ही जिस किस्म की पूरी एक रस्साकशी चल रही है, उसमें चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों का इतिहास भी ऐसा रहा है कि वो बड़े आराम से, मतलब रामविलास पासवान जी का जो इतिहास रहा है कि वो इधर भी हो जाते थे उधर भी हो जाते थे, तो चिराग पासवान भी वैसा कुछ कर लें तो मोदी जी हाथ मलते रह जाएंगे, और नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता।
कम से कम कल का उनका जो रवैया रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं है, और महागठबंधन में जो ठीक न बताने की जो कोशिश चल रही थी उसमें भी एनडीए को मात मिल गई है। तो आगे और क्या होगा इसको लेकर भी हम आएंगे आपके बीच, लेकिन अमलेंदु जी आज की इस खरी खरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।